हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 13 है। इससे पहले आपकी 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं आपको करवा रही हूँ सीटेट हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट। सो मैं टोटल 15 सेट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आज हमारा 13 सेट है, 2 सेट रह जाएंगे इसके बाद। तो हो सकता है कल आपके जो है टोटल सेट्स कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है। अगर आप इन 15 सेट्स को अगर आपने अच्छे से देखा है या देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैंने जो हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास भी अपलोड की है, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस भी आपको कंटेंट की मिल जाएंगी, प्रीवियस क्वेश्चंस पे मिल जाएंगे। बाकी और अदर सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर बनी हुई है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ न्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की अनुसूची में नहीं है? देखिए, हमारे भारत का जो संविधान है उसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं, ठीक है। अब आपको यहाँ ये बताना है कि 22 भाषाओं में से यहाँ पर कोई ऐसी भाषा है जो संविधान की नहीं है, वही आपको पहचाननी है, ठीक है। तो तमिल आपकी जो है संविधान की भाषा में शामिल है, हिंदी भी शामिल है, उर्दू भी शामिल है, लेकिन मीज़ो जो है आपकी यहाँ पर शामिल नहीं है। और गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए 22 भाषाएं कौन कौन सी शामिल है। बहुत सारी भाषाएं जैसे मैथिली है, कोंकणी है, संथाली है, संस्कृत है, ये सभी आपकी जो है भारत के संविधान की अनुसूची में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। और हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास में भी मैंने ये आपको बताया हुआ था। क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनती है, यानी कि कोई स्टूडेंट है जो अपने टीचर की बात जो है बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनती है और अगले दिन प्रदत्त कार्य पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों के मुख्य बिंदु लिखती भी है। प्रदत्त कार्य का मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हिंदी पेडागोजी की क्लास में। होमवर्क, ठीक है। प्रदत्त कार्य का मतलब होता है होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क के लिए, होमवर्क को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, जो टीचर एक्सप्लेन करता है, जो टीचर बातों को एक्सप्लेन करता है उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको लिख लेती है। इस प्रकार के श्रवण को आप क्या कहेंगे वो आपको बताना है यहाँ पर। सो ये आपका विस्तृत पठन है, अकादमिक श्रवण है, शीर्षपाद मॉडल है, शीर्षपाद मॉडल है या फिर गहन श्रवण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि अब तक तो आप ये सारे समझ चुके होंगे, है ना। तो गहन, वो यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रही है तो आप यहीं से लगा सकते हैं, वो डीपली यानी कि ध्यान से सुन रही है, हमारा गहन श्रवण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को 2 पहेलियाँ सुनाई और जोड़ों में बैठकर उनका समाधान खोजने के लिए कहा। तो किसी टीचर ने जो है 2 पहेलियाँ सुनाई है, ठीक है। और जोड़ों में बैठकर यानी कि ग्रुप में, समूह में, 2-2 हो सकता है 2 के पेयर बना दिए उन्होंने, 3-3 बच्चों के समूह बना दिया हो, ठीक है। फिर उनको जो है समाधान खोजने के लिए कहा है कि इस पहेली का आंसर क्या हो सकता है, ओके। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे भूलकर पहेली का हल निकालें और दूसरी को कहा दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उससे बोलकर पहेली का हल निकाले और दूसरे को दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सोचकर लिखा गया संलेख, जिसको हम कहते हैं थिंक अलाइड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन देख कर ही समझ पा रहे होंगे, जो भी वो सोच रही है उसे बोलकर ही पहेली का हल उसको निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सोचकर लिखा गया संलेख। नया क्वेश्चन है, याद रखना, इसको हम थिंक अलाइड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूरी पूरी संभावना है इसकी। एक अध्यापक समाचार पत्र से एक गद्य खंड का चयन करती है और उसमें प्रत्येक 5वें शब्द जो क्रिया शब्द है को हटा देती है, यानी कि प्रत्येक 5वें शब्द को हटा देती है। वही बात है यहाँ पर, वो कुछ लिखती जा रही है, पहला शब्द छोड़ दिया, फिर यहाँ पर कुछ लिखती जा रही है, दूसरा शब्द छोड़, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ लिखती जा रही है, तीसरा शब्द छोड़ दिया। तो वो लिखने के बाद हर 5वें शब्द को हटा देती हैं और विद्यार्थियों द्वारा इस गद्य खंड में से हटाए गए शब्दों को भरने के लिए एक असेसमेंट का कार्य तैयार करती हैं। इस प्रकार के आकलन का जो कार्य है इसको क्या कहते हैं? तो ये हमारा क्लोज टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर क्या लिखा है, शब्द भंडार। शब्द भंडार का मतलब क्या होता है, वर्ड पावर, यानी कि आपको कितने शब्दों का ज्ञान है, कितने शब्द आप जानते हैं। और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए, यानी कि भाषा से रिलेटेड और जो एस्पेक्ट होते हैं भाषा के, ठीक है, उनके शिक्षण यानी उनकी टीचिंग लर्निंग के लिए अध्यापक द्वारा जो चीज़ें यूज़ में लाई जाती हैं, सामग्री या वस्तुएं, उनको क्या कहते हैं हम? खेल सामग्री, खिलौने एवं खेल, वास्तविक वस्तुएं या सांस्कृतिक सामग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको हम कहते हैं रियल आर्टिकल, यानी वास्तविक वस्तुएं। जैसे कि अगर आप जो है नक्शा जो है, मान लीजिए कोई ऐसा चैप्टर है ज्योग्राफी का जो पढ़ाने जा रहे हो अपनी क्लास में, तो वहाँ पर जो है आप मैप यूज़ करते हैं, भारत का नक्शा जो है लेकर के जा सकते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। तो रियल वस्तुएं यूज़ करके आप जो है ये चीज़ें पढ़ा सकते हैं ना। तो वो जो भी चीज़ें जो है टीचिंग लर्निंग के लिए यूज़ करती हूँ, हमारी वास्तविक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन था ये, अभी तक जितनी भी क्लास करवाई मैंने उसमें नहीं पूछा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होगा? यानी कि व्याकरण को पढ़ाने के लिए यहाँ पर कौन सा बेस्ट तरीका होगा वो आपको बताना है।
पहला है यहाँ पर सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने के अवसर देना। दूसरा क्या है, शिक्षार्थियों को पहले नियम बताना और फिर विस्तृत व्याख्या करना, फिर गतिविधि करवाना। गतिविधि मतलब एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपको वाक्यों में नियमित संरचित कर जितना अधिक संभव हो सके अभ्यास करवाना। लास्ट है आपका नियम बताना और शिक्षार्थियों को नियम याद करना जब भी पढ़ा जाए आपका कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो फोर्थ तो आपका यहाँ पर हट ही गया। सो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सहज भाव से चल रहे विमर्श में, यानी कि जो बातचीत चल रही है, ठीक है, जो स्टूडेंट में और टीचर में या किसी में भी स्टूडेंट में बातचीत जो चल रही है उसमें व्याकरणिक नियमों को वहीं पर प्रस्तुत करना और जो स्टूडेंट हैं उनको उन्हें पहचानने के अवसर देना, ठीक है। तो इससे जो है वो बहुत अच्छा तरीके से जो है व्याकरण को सीख सकते हैं। ये एक आदर्श तरीका होता है हमारा, ठीक है। सो देखिए, जब भी बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बच्चों को किसी चीज़ को करने का मौका मिलता है, तो जब वो खुद से कोई काम करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो जब भी आपको ऐसा मिले कि बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, बच्चे जिस काम खुद से कर रहे हैं, तो वो आंसर आपका सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग दो किसी पठन सामग्री या बोले गए कथन में कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है। अब ये लिंग दो क्या है, लिंग दो किसी लड़के का नाम हो सकता है, ठीक है। कोई लड़का है जिसका नाम है लिंग दो, वो क्या करता है, किसी पठन सामग्री यानी कि पढ़ी जाने वाली सामग्री या बोले गए कथन में कुछ शब्दों की पहचान वो कर लेता है, परंतु स्वयं से उनका प्रयोग नहीं कर पाता है। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। सक्रिय शब्द संपदा, निष्क्रिय शब्द संपदा, तीसरा है कठिन शब्द, या लास्ट है आपका अपरिचित शब्द। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सो आपका यहाँ पर दो चीज़ें होती है, देखिए आपका एक तो होता है एक्टिव वर्ड, क्या होता है एक्टिव वर्ड, जिसको हम कहते हैं सक्रिय शब्द संपदा, ठीक है। दूसरा हमारा होता है पैसिव वर्ड, जिसको हम कहते हैं निष्क्रिय शब्द संपदा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो हम बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर शब्द हमारे माइंड में रह जाए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार हमारे सामने आते हैं, तो वो हमें याद से हो जाते हैं। मतलब बार बार जब हमारे सामने आते हैं तो हमें वो उनकी पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है। तो उनको हम कहते हैं एक्टिव वर्ड यानी कि सक्रिय शब्द संपदा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमारे सामने बहुत कम आते तो हैं, हमने देख तो लेते हैं हम उनको, पहचान तो परिचित तो होते हैं हम उनसे, लेकिन वो हमें याद नहीं रहते हैं, ठीक है। उनका यूज़ नहीं कर पाते हम बिल्कुल भी। जो एक्टिव वर्ड्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बार बार हमारी लाइफ में आते रहते हैं, इसलिए हम उनका यूज़ भी करते हैं। लेकिन जो पैसिव वर्ड्स होते हैं बहुत कम जो है हम उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं, बस देख कर छोड़ देते हैं पढ़ करके, है ना। तो ये हमारे होते हैं निष्क्रिय शब्द संपदा। तो यहाँ पर देखिए वही हो रहा है, बोले गए कथन में कुछ शब्दों की पहचान वो कर लेता है, परंतु स्वयं से उसका यूज़ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जब हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा निष्क्रिय शब्द संपदा होता है, और जब हम सीख करके एक्टिवली उसका यूज़ भी करते हैं तो हमारा सक्रिय शब्द संपदा होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीम 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनता है, यानी कि हर दिन वो डेली क्या करता है, न्यूज़ सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करता है, और जो है न्यूज़ सुनने के बाद जो न्यूज़ वो सुनता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है। इस प्रकार के श्रवण को, यानी कि इस प्रकार जो लिसनिंग हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, गहन श्रवण। कि वहाँ पर वो कुछ गहन डीपली ध्यानपूर्वक तो सुन नहीं रहा है, तो गहन श्रवण तो हो नहीं सकता, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है विस्तृत श्रवण, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। सो विस्तृत श्रवण जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ही गहराई से गहनतापूर्वक समझने की कोशिश करते हैं, बारीकी से समझते हैं, तब वो हमारा वहाँ पर गहन श्रवण होता है, ठीक है। ये तो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। विस्तृत श्रवण को भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को अपने आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए या अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सुनते हैं, तो वो हमारा विस्तृत जो है श्रवण होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वगामी मॉडल जो है मैं कल की वीडियो में यहाँ पर कल की वीडियो आप देख लेना, शायद कल आई थिंक कल की वीडियो में है, शाम को जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको ऊर्ध्वगामी मॉडल और अधोगामी मॉडल, 2 मॉडल हैं आपके, दोनों एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद का श्रुतलेख करवाती है। श्रुतलेख का मतलब डिक्टेशन, ठीक है। 10 वाक्यों की डिक्टेशन वो लिखवाती हैं। वह अनुच्छेद को 2 बार पढ़ती है और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। फिर वो क्या करती हैं, लिखवाने के बाद जो आर्टिकल है उसको 2 बार पढ़ती हैं, और जो स्टूडेंट हैं उनसे कहती हैं कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, और सुनकर उसी अनुच्छेद को लिखने के लिए कहती हैं। और फिर जब उन्होंने सुन लिया 2 बार पढ़ने के बाद, किसने, बच्चों ने, ठीक है, स्टूडेंट ने, तो फिर वो बच्चों से कहती हैं कि अब आप इसको लिखिए। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है, यानी कि जैसा उन्होंने बोला है बिल्कुल वैसा नहीं लिखना है। उन्हें जो है क्या करना है, अनुच्छेद का सारा या मुख्य बिंदु ग्रहण करना है, यानी कि उन्हें क्या करना है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स जो भी हमें समझ में आए हैं जो भी अनुच्छेद के बारे में, ठीक है, जो भी सार समझी जिसको हम बोल सकते हैं, वो उनको लिखना है। अध्यापक यहाँ पर श्रवण शिक्षण की कौन सी युक्ति अपना रहे हैं वो आपको यहाँ बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो आप इसका आंसर तक पहुँच गए होंगे। इसके क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद श्रुत लेखन। यहाँ पर अनुच्छेद को सुन करके हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा अनुच्छेद श्रुत लेखन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रदत्त कार्य का उल्लेख है। प्रदत्त कार्य मतलब होमवर्क का उल्लेख है, ये होमवर्क लिखा हुआ है। इसे किस तरह का लेखन कहेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। ये किस तरह का लेखन है वो आपको बताना है। तर्कमूलक लेखन है, वर्णनात्मक लेखन है, रचनात्मक लेखन है, या व्याख्यात्मक लेखन है। क्वेश्चन जो उन्होंने प्रदत्त कार्य होमवर्क है उसको पढ़ते हैं। जोड़ों में बैठकर चर्चा करो, मुख्य बिंदुओं को लिख लो और विषय के पक्ष तथा विपक्ष के लिए 2-2 तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करें।
विश्व के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, यह क्या है? यह उनका विषय है, ठीक है। इस विषय पर उनको क्या करना है? पहले आपस में बैठ करके डिस्कशन करना है, चर्चा करनी है। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिख लेना है। मेन पॉइंट्स लिखने के बाद जो टॉपिक है उसके बारे में, उसके पक्ष के बारे में, यानी कि पक्ष विपक्ष, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों के लिए दो तर्क देते हुए एक अच्छा सा लेख यहाँ पर तैयार करना है, अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये किस तरह का लेखन है आपको बताना है। यहाँ पर तर्कमूलक हो जाएगा, वर्णनात्मक हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा या फिर व्याख्यात्मक। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये जितने भी बड़े-बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, हमें लगता है कि पता नहीं कितने टफ होंगे। इनके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। यहाँ पर वो क्या कर रही है? तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करने को कह रही हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तर्कमूलक लेखन हो गया इसमें, ठीक है। हर एक जब आप डिस्कशन करोगे तो कोई कुछ तर्क देगा, कोई कुछ तर्क देगा, है ना। तो अलग-अलग तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आएंगे, फिर आप अपने तर्क के हिसाब से जो आपको सही लगेगा उसको लिखोगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा सही है? भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। एक बोली में अनेक भाषाएं होती हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। भाषा में बोली होती है, ना कि बोली में भाषा, ठीक है। भाषा बड़ा है शब्द है आपका, भाषा के अंदर आती हैं बोलियाँ, ना कि बोली में भाषा, ठीक है। तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा है, भाषा के लिए लिपि का होना अनिवार्य है तभी वह भाषा कहलाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर भाषा है तो उसका लिपि का होना जरूरी नहीं है कि तभी वो भाषा कहलाएगा, तो ये भी आपका गलत है। हमें सही पहचानना है। भाषा के लिए एक क्षेत्र विशेष का होना जरूरी है और एक भाषा में कई बोलियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर 1 के थ्रू कि एक भाषा में हमारी कई सारी बोलियाँ होती हैं, सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बोली क्या होती है ये मैं बहुत पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्लास नंबर आई थिंक 1, 2 या 3 में एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। भाषा अध्ययन के लिए कौन सी प्रमाणिक सामग्री नहीं है, यानी कि भाषा को सीखने के लिए कौन सी इसमें से रेलेवेंट नहीं होगी, कौन सी सही नहीं होगी वो आपको बतानी है। समाचार पत्र का कोई लेख, किसी पत्रिका का कार्टून, एक खिलौना, बंदर गुड़िया और लास्ट है अध्यापक द्वारा कल्पित पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पर देखिए कुछ कंटेंट है पाठ्य सामग्री है, यहाँ पर भी कुछ कंटेंट है समाचार पत्र है, या किसी पत्रिका का कार्टून है, तो वहाँ पर किसी पत्रिका में मैगजीन में जो है कार्टून होगा, तो वहाँ से भी बच्चे कार्टून्स के थ्रू सीख सकते हैं। लेकिन जो एक खिलौना अगर आपको दे दिया जाए, एक बंदर गुड़िया दे दी जाए, तो क्या वो भाषा सीखने के लिए इनफ होगी? नहीं होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कौन सा भाषा के आकलन हेतु प्रमाणित जांच कार्य नहीं है, यानी कि आप भाषा का आकलन करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस बच्चे ने कितनी अच्छी भाषा सीखी हुई है, ठीक है, आकलन कर रहे हैं आप उनका, तो यहाँ पर रिलेवेंट जांच नहीं है, यानी कि गलत आपको बताना है कि कौन सा तरीका सही नहीं होगा उनकी भाषा को असेसमेंट करने का, ठीक है। तो एक वृक्ष की आत्मकथा लिखो। कल्पना करें कि आप अपने घर के बाहर लगा हुआ एक वृक्ष है, आपके घर के बाहर एक वृक्ष लगा हुआ है और अपनी कहानी बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, किसी चित्र में दिए गए दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करो। नेक्स्ट है, अपने विद्यालय आते हुए अपने रास्ते में 2 पुरुषों को झगड़ा करते हुए देखा, इस घटनाओं का आपको वर्णन करना है। सो यहाँ पर आपको देखो फिर से फोकस वही करना है कि कौन सी चीज़ में बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है। जिस चीज़ में बच्चों के विचार निकल करके आ रहे हो, जहाँ पर बच्चे एक्टिव हों, वो हमारा सबसे बेस्ट होगा, है ना। तो गलत हमें यहाँ पर ढूंढना, तो यहाँ पर लिखा हुआ एक वृक्ष की आत्मकथा लिखो, ठीक है। तो एक वृक्ष की आत्मकथा हम जब लिखेंगे तो उसकी आत्मकथा हमें रटनी पड़ेगी, हमें उसकी आत्मकथा याद करनी पड़ेगी, ये हमारा गलत होगा यहीं पर, ठीक है। अगर आप दूसरा देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, कल्पना करें कि आप अपने घर के बाहर लगा हुआ एक वृक्ष है और अपनी कहानी बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपके खुद के विचार निकल कर आएंगे बच्चों के, है ना। तो ये आपका सही है। किसी चित्र में दिए गए दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है, तो यहाँ पर हर एक बच्चा जो है अपने अलग थॉट शेयर करेगा, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बच्चे एक्टिव होंगे, जिस चीज़ में बच्चा यहाँ पर एक्टिव है ना, वो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अपने विद्यालय आते हुए अपने रास्ते में 2 पुरुषों को झगड़ा करते देखा है, तो इस घटना को आप अपने शब्दों में कहेंगे, तो यहाँ पर भी आप भाषा का आकलन उनका कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि वो आत्मकथा को रट करके आ जाएंगे, वही रट करके बोल देंगे, तो यहाँ पर आप आकलन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, क्योंकि हमसे गलत पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी कि एनईपी 2020 से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एनईपी से, पढ़ करके जरूर जाना, छोड़कर मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। सो क्या है, भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है, तो ये भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है एनईपी, वो आपको बताना है। सभी के लिए भाषा, बहुभाषावाद, भाषा की सत्ता, त्रिभाषा सूत्र या भाषा बहुभाषा अधिगम और भाषा की सत्ता। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका करती है बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता को, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 8 की एक अध्यापक विद्यार्थियों के 5 के समूह बनाती है, यानी कि कोई टीचर क्या करती है, 5 के ग्रुप बना देती है स्टूडेंट के, और आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन का कार्य सहयोगात्मक रूप से करने का समूह कार्य देती है। इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे, प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य, गृह कार्य या संरचनात्मक आकलन। तो वो क्या कर रही है, जो डेटा है, आंकड़ों का मतलब जो डेटा है उसको कलेक्ट करना, ठीक है, उसका एनालाइज करना, फिर जो रिपोर्ट है उसको लिखने का कार्य, यानी कि फिर रिपोर्ट वहाँ पे बनाना, एनालाइज करने के बाद ये सभी जो है ग्रुप में उनको करना है। 5 के ग्रुप बना दिए, 5 बच्चों के उन्होंने, है ना। तो इस एक्टिविटी को आप क्या कहेंगे, तो ये जब भी हम ग्रुप बना करके कोई एक्टिविटी करवाते हैं, हमारा परियोजना कार्य यानी कि प्रैक्टिकल वर्क में जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आपने भी अपने स्कूल टाइम में बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, तो कोई भी प्रैक्टिकल आप अकेले नहीं करते थे, आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ आपके ग्रुप बना दिए जाते थे, या आप खुद सेलेक्ट करते थे अपने फ्रेंड को कि हमें इनके साथ ये वर्क करना है, तो आप जो है खुद ही उस काम को करते थे, जो भी प्रैक्टिकल वर्क आपको दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 2 क्लासेस और रही हैं, उसके बाद आपकी ये हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट हो जाएगी पूरी सीरीज़। बहुत अच्छे स्कोर आप करने वाले हैं अगर आपने ये सीरीज़ कंप्लीट की है।